When today is 27th of October and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in द हिंदू एंड बेसिकली द हिंदू को हम कैसे पढ़ें ताकि हम यहाँ से जो भी हमें केस स्टडीज़ एग्जांपल्स मिलेंगे उन्हें कैसे यूटिलाइज़ करना है अपने मेंस के एग्ज़ाम में। ठीक है, जो जीएस है, एथिक्स है, ऐसे है, वो सब चीज़ें आज हम सीखेंगे और कैसे इसे लिंक करना है जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे हमारी अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ प्री और मेंस के लिए। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर यहाँ पर ये न्यूज़ है, 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी दी गई है कतर में। कतर आपको पता होना चाहिए गल्फ कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, जो 8 इंडियन नेवी ऑफिसर थे वो वहाँ पर दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है वहाँ पर अपॉइंटेड थे, वहाँ पर वो काम कर रहे थे। तो क्या होता है, उन पे चार्जेस लगाए जाते हैं। पिछले 1-1.5 साल पहले 2022 में उन पे चार्जेस लगाए जाते हैं कि इन्होंने कुछ सेंसिटिव जो सीक्रेट्स थे, इंफॉर्मेशन थी, उनको लीक कर किया है। तो ऑब्वियसली इंडिया ने काफ़ी कोशिश करी उन पे कि हाँ वो चार्जेस हट जाए, बट अनफॉर्चुनेटली उनको अब डेथ पेनल्टी दे दी गई है। तो ये न्यूज़ से आप एक बार मतलब जब भी हमारा कतर के साथ रिलेशन की बात होगी तो ये पॉइंट आपको माइंड में रहना चाहिए कि ऐसा कुछ भी किया था, हुआ था। ऑब्वियसली 8 नेवी ऑफिसर थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली मूव करेंगे पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर ये एडिटोरियल आया है अबाउट रिन्यूड रिस्क। आपको पता होना चाहिए जो इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ है 2023 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो दिया वो 6.5% ऑफ जो हमारी जीडीपी है उसकी ग्रोथ बताई गई है। बट अब आपको पता है कि क्या क्या हो रहा है, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से हमें डर है कि जो हमारा फर्टिलाइज़र है, फ्यूल है, ठीक है, उन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा, उन सब चीज़ों की सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा। ऑब्वियसली हम फर्टिलाइज़र फ्यूल के इतने ज़्यादा बड़े इम्पोर्टर हैं ना, हम दोनों चीज़ों पे के लिए इम्पोर्ट पे डिपेंड करते हैं। तो जब और फ्यूल आपको पता है कि इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वही फर्टिलाइज़र भी। तो अगर इन दोनों के प्राइसेस रेंज पे इम्पैक्ट होगा तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की ग्रोथ है उस पर भी इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो अल्टीमेटली ग्रोथ किन किन चीज़ों से इम्पैक्ट होती है। तो जब ये GS 3 में आपके इकोनॉमी से रिलेटेड, या फिर GS 1 में, या फिर GS 2 में जो वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो कैसे इम्पैक्ट करता है एक इंडिविजुअल कंट्री को। देखो इंडिया तो जाके नहीं लड़ रहा है, वहाँ पे नहीं लड़ रहा है ना, बट स्टिल इंडिया इम्पैक्ट हो रहा है और ऐसे ही पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट हो रहा है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट आपको वहाँ पर मेंशन करने होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ आई अबाउट कास्ट सर्वे। आपको पता है कास्ट सर्वे को लेकर कितना कुछ चल रहा है, कास्ट सर्वे क्यों होता है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में बहुत सारे मल्टीपल कास्ट है। ठीक है, कोई कास्ट के बेसिस पे बात करूँ तो कुछ कास्ट ऐसे हैं जो बहुत पुअर है, जिनको फैसिलिटी नहीं मिलती, जिनको सोशल ट्रॉमा भी सहना पड़ता है, आज भी उनको इक्वलिटी नहीं मिली है। ठीक है, तो अगर हम इन सब चीज़ों का, इन सब कास्ट का सर्वे करेंगे तो तभी तो हम उनको इंडिविजुअली कास्ट फोकस्ड टारगेटेड बेस पे उनको जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है वो प्रोवाइड कर पाएंगे, एजुकेशन वगैरह सब चीज़ें उनको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये तो है कि हमें कास्ट सर्वे क्यों करना है। अगर हम ये बात करें कि कास्ट सर्वे क्यों ना करने की बात हो रही है तो उसका रीज़न ये है कि अगर हम एक बार इन चीज़ों में घुसे, देखो ऑलरेडी हम अप टू 50% रिजर्वेशन दे रहे हैं, जो कि इंदिरा स्वानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप 50% रिजर्वेशन दोगे। बट कुछ स्टेट है, जैसे तमिलनाडु की बात करें, वहाँ पर मोर देन 60% रिजर्वेशन ऑलरेडी दी जा रही है, 60%। और बट वहाँ पे ओबीसी की जो पॉपुलेशन कास्ट सर्वे के बाद इससे ज़्यादा निकल गई, तो वो और ज़्यादा रिजर्वेशन मांग रहे हैं। तो एक तो ये अगेंस्ट चला जाता है इंदिरा स्वानी केस के, और वहीं अगर इतनी ज़्यादा रिजर्वेशन देंगे तो वो ऑब्वियसली अनफिजिबल है, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे जो जनरल कास्ट है, उसके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी बात यहाँ पर इस आर्टिकल में की गई है। जो सेकंड बैकवर्ड कमीशन थी, जो उसने इवन मेंशन कर दिया था कि जो तमिलनाडु में जो इतनी रिजर्वेशन दे रहे हो उसको कम करो, बट स्टिल जो तमिलनाडु के लोग हैं कास्ट सर्वे के बाद ज़्यादा रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। वही मंडल कमीशन बैठी थी 1992 में ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में। तो यहाँ से जब कास्ट सर्वे इतना ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है ना, तो आपको प्रीलिम्स के लिए एक तो ये जितने भी केस हैं, मैंने 1-2 तो नाम लिए, इंदिरा स्वानी हो गया, फिर मंडल कमीशन हो गया, उन सब के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा कब था, किसकी क्या जजमेंट थी, किसने किस चीज़ के रिलेटेड बोला। सेकेंडली मेंस के लिए आपको इसको प्रिपेयर करना है कि कास्ट सर्वे क्या है,
कैसे होता है कास्ट सर्वे और रीज़न क्या है कि हम क्यों करवाना चाह रहे हैं और क्यों नहीं होना चाहिए और आपके व्यू क्या है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है GS2 में, ठीक है। तो उसके रिलेटेड आपको ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो एक बार आप इसलिए गो थ्रू कर लेना। फिर यहाँ पे कि चाइना भूटान की जो बाउंड्री को लेके एक आर्टिकल आया। कल भी मैंने बात की थी चाइना भूटान की जो टॉक्स हो रही हैं दोनों की कंट्री के बीच, उनकी जो बाउंड्री है उसको लाइन को डिमार्केट करने की बात हो रही है। आपको पता है भूटान एक बहुत छोटी कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे ये भूटान है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ना, दिस इज़ भूटान। और यहाँ पे आ जाता है फिर बांग्लादेश, ठीक है। और ऊपर की बात करिए ये पूरा हमारा चाइना, आपको पता है। तो अब क्या है, यहाँ पे है ढोकला, एक प्लेटू है जो भूटान के अंदर आता है। बट 2017 में जब ढोकला इशू हुआ था, आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, तो चाइना ने बहुत ज़्यादा पार्ट जो ढोकलाम का वो अपने अंडर कर लिया था। तो ऑब्वियसली अब इंडिया नहीं चाहता कि और आगे आए, जो चाइना है ढोकलाम पे आगे कंट्रोल करे, क्योंकि देखो यहाँ पे है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो हमारा हम चिकन नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं। बहुत ही पतला अराउंड 130 किलोमीटर का एरिया है जो कनेक्ट करता है हमारे जो मेन लैंड पूरा इंडिया है उसको नॉर्थ ईस्ट से। अगर यहाँ पे ढोकलाम पे पूरा चाइना आ जाएगा तो ये वल्नरेबल हो जाएगा और कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल में कर सकता है चाइना। तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट से हम कट ऑफ हो जाएंगे। तो इंडिया कभी नहीं चाहता कि जो डोकलाम है उस पर चाइना कंट्रोल हो या चाइना इतने क्लोज आए हमारे। तो वो सब बात हो रही है। वहीं बात हो रही है 3 स्टेप रोड मैप की, जो चाइना और भूटान फॉलो करने वाले हैं, जो उनकी बाउंड्री है, जो इशू है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको सोल्व करने के लिए। 3 स्टेप रोड मैप में क्या है कि पहले वो एग्री करेंगे टेबल पर बैठ के, मतलब एक मीटिंग होगी कि क्या क्या बाउंड्री, कहाँ से बाउंड्री जाएगी, क्या सॉल्यूशन है। फिर वो वहाँ पे जो ग्राउंड है वहाँ पे जाके विजिट करेंगे उस साइट को कि अच्छा एक्चुअली में क्या है, एंड देन फाइनली फॉर्मली उसको डिमार्केट कर देंगे बाउंड्री को। तो ये सारी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो और आपको पता है कि जो भूटान है उसके फॉर्मल रिलेशन नहीं है चाइना के। भूटान इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया, जो भी चीज़ें होती हैं इंडिया के थ्रू होती हैं भूटान की। चाइना के साथ उसके इतने अच्छे रिलेशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर भूटान चाइना क्लोज जाता है, जैसे कि नेपाल चला गया, तो इंडिया के लिए काफ़ी इशू खड़ा हो जाएगा। तो ये आपका GS2 में EIR के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो उसको अपने GS के मेंस के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेना आपको, ठीक है। फिर इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 16 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट SC अलाउ सरोगेसी को। आपको पता है कि 14 मार्च 2023 को अमेंडमेंट हुआ था अबाउट सरोगेसी रूल्स। सरोगेसी क्या होती है, कुछ मदर्स, कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जो मदर नहीं बन पाती ड्यू टू मैनी इश्यूज़, ठीक है। वो जो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है उनको, तो इसके बाद वो क्या करती है कि अनदर वुमेन की वूम्ब में उनका बच्चा वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके एंड देन वो बर्थ हो सके। बट वो अगर हम बात करें लीगली, वो जिनका जो एग्स होते हैं और स्पर्म्स होते हैं उनका ही बच्चा रहता है। तो बट क्या हुआ था, जो 2023 में 14 मार्च को जो अमेंडमेंट आया था, तो उससे पहले तो देखो सरोगेसी, इंडिया को सरोगेसी का हब भी कहा जाता है। इस पर एक मूवी भी आई थी मिमी, अगर आपने देखा हो, कृति सेनन की। तो वो सारा इशू था। तो बहुत सारे लोग बाहर से आते थे अपने, मतलब खुद वो चीज़ें, जो 9 मंथ का पीरियड होता है, ड्यू टू सम रीज़न, जो भी उनका पर्सनल रीज़न रहा होगा, उसको अवॉइड करने के लिए इंडिया में आके पैसे दे के बहुत सारी मदर को एक्सप्लॉइट किया जाता था। मल्टीपल प्रेगनेंसी करवाई जाती थी, उनकी बॉडी वीक होती चली जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सरोगेसी का जो ये पूरा ये जो मॉनिटरी वो था कि पैसे दे के सरोगेट मदर्स को ख़रीदा जाता था, वो बैन कर दिया था। तो सिर्फ अब क्या होता था, जो रिलेटिव्स हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो ही सरोगेट मदर बन सकते हैं। वो भी एक्सट्रीम केसेस में, जब जो वुमेन है वो खुद प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, कोई इशू आ रहा है तभी। और जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो गैमेट्स हैं, यानी कि जो एग होगा वो वुमेन का खुद का होगा, वो सरोगेट मदर या किसी और डोनर का नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन रख दी थी जब अमेंडमेंट किया था। बट अब एक केस सामने आया, एक वुमेन है जिसको ये डिजीज़ है, मेयर रोकेटेंस्की कस्टर हाउसर सिंड्रोम। प्री के लिए आपको याद रखना है कि ये डिजीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, एक वुमेन में जो ओवरीज होते हैं, जहाँ पे एग प्रोड्यूस होते हैं, वो ओवरीज एब्सेंट होती हैं, और इवन जो यूट्रस है, जहाँ पे जो बच्चा है जो ग्रो करता है, वो भी एब्सेंट होता है। तो इस सिंड्रोम का आपको नाम याद रखना है प्री के लिए।
तो ये डिजीज़ सामने आया, एक वूमेन है जिसके खुद के पास गैमेट्स नहीं है, एग नहीं है, तो वो तो इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जो अमेंडमेंट था उसके अकॉर्डिंग वो वूमेन नहीं बन पाएगी, उसके मदर नहीं बन पाएगी, ठीक है, सरोगेसी भी नहीं करा पाएगी, तो उसके लिए तो इम्पॉसिबल हो गया ना एक बच्चे को रखना या मतलब वो मदर बनना। तो इसके ऊपर केस हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बात को जो है दोबारा अमेंडमेंट करने की बात की गई है कि जो गेमेट्स है ज़रूरी नहीं है वो वुमेन के खुद के हों, अगर कोई एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से यूट्रस नहीं है या एग्स नहीं बन पा रहे तो वो डोनर के द्वारा भी लिए जा सकते हैं। तो ये सारा केस था, आपको सरोगेसी आपके GS 2 में, ठीक है, मेंस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। फिर वहीं इसके बाद ये न्यूज़ आई है अबाउट जो इनकम मोबिलिटी की, मतलब बेसिकली क्या है, जो हमारा जो टैक्स है, जो हमारी कंट्री टैक्स कलेक्ट करती है। देखो अगर हमें टैक्स इंक्रीज़ करना है ना अपनी कंट्री में, इसके 3 तरीके होते हैं टैक्स को इंक्रीज़ करने के लिए। पहला तो हम अपना टैक्स बेस बढ़ा दें, मतलब अभी हम जो 2.5 लाख से ऊपर लोग इन मंथ ईयरली कमा रहे हैं, हम उनसे टैक्स ले रहे हैं। अगर हम 2 लाख से कर दें इस चीज़ को तो ऑब्वियसली और बहुत ज़्यादा लोग उसमें उस क्राइटेरिया में आ जाएंगे, तो हमारा टैक्स बेस बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तो होता है ये तरीका। दूसरा हम टैक्स बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल अभी हम ले रहे हैं 10% टैक्स, अगर हम 15% कर देंगे इस टैक्स को, अगेन हमारे पास जो टैक्स कलेक्शन है वो ज़्यादा होगा। और जो तीसरा तरीका होता है वो ये होता है कि अभी हम जिन जो प्रोडक्ट है, मान लो फॉर एग्जांपल हम कुछ प्रोडक्ट अभी छोड़ के चलते हैं जिन पे हम टैक्स नहीं ले रहे, अगर हम बहुत उन प्रोडक्ट्स को भी, जैसे कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम टैक्स नहीं लेते, तो अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को भी इंक्लूड कर देंगे टैक्स स्लैब्स में, तो हमारा टैक्स अगेन बढ़ेगा। तो ये 3 तरीके होते हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में टैक्स इंक्रीज़ करने के, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एक रिपोर्ट आई है उसका कहना है कि जो इंडिया का टैक्स बेस है वो सापली बढ़ा है 2013 से 14 के बीच में। हमने टैक्स बेस घटाया नहीं है, बट मतलब लोग इनकम क्रॉस कर गए हैं, जो हमारी 2.5 लाख की इनकम है बहुत सारे लोगों ने उसको क्रॉस करा है। इंडिया ऑब्वियसली ग्रो कर रहा है तो इनकम भी क्रॉस करेंगे लोग, तो वो टैक्स बेस हमारा काफ़ी बड़ा है। बट वहीं पे जो सुपर रिच टैक्स पेयर थे, यानी कि जो बहुत सारे लोग थे जो बहुत सारा टैक्स देते थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में टैक्स देते थे, यानी सुपर रिच टैक्स पेयर थे, वो अब डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग अब बहुत कम बचे हैं। तो ये 2 चीज़ आई हैं, आपको प्री के लिए पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे टैक्स स्लैब्स में या टैक्स जो कलेक्शन होता है उसमें। फिर यहाँ पर बात हो रही है इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे प्रॉपरली जो पेपर वर्क है या कैसे क्या वर्क हो रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम जितना पोल्यूशन अब कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा होने लग जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये बात यहाँ पर की गई है। तो आपको सबसे पहला पता होना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है कि मैन्युफैक्चर होता है हाइड्रोजन का वहाँ पर जहाँ पर जो कार्बन एमिशन है बहुत ज़्यादा लो हो, और तब ग्रीन मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, तो उस हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसका क्राइटेरिया रखा गया है कि 2 टन कार्बन से अगर लेस जो एमिशन हो रहा है तो हम उस हाइड्रोजन प्रोडक्शन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। वहीं जो ग्रे हाइड्रोजन की बात होती है वहाँ पे जो कार्बन एमिशन होता है वो अराउंड 9 टन हो जाता है। तो ये आपको एक तो क्राइटेरिया याद रखना है कि ग्रीन हाइड्रोजन हम कब नेम करेंगे किस चीज़ को, है ना। फिर दूसरी बात आपको पता होगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी चल रहा है, जो कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, ठीक है, जिसमें हमें 2030 तक का टारगेट है कि हमें अराउंड 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करनी है। तो ये एक आपको ये मिशन पता होना चाहिए, है ना। तो फिर वहीं उसके बाद बात की करी जा रही है कि जो ऑब्वियसली जो हम ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करेंगे या कोई भी हाइड्रोजन जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहाँ पे जो यूज़ होता है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस को मूव करते हैं ना, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस के में मूव होती है जो हमारी हाइड्रोजन तब मैन्युफैक्चर होती है, तो वहाँ उसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो अगर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है जैसे सोलर से, हाइडल से,
तब तो ठीक है, उतना कार्बन एमिशन नहीं हो रहा, तब हम उस हाइड्रोजन को बोल देंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन है। बट अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारी, जो कोल थर्मल पावर प्लांट है, जो जहाँ पे कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर उससे हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो ऑलरेडी आप ये देखो ना कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगी, हम उसे ग्रीन हाइड्रोजन कैसे कह सकते हैं? तो ये सारा इशू यहाँ पर है। तो बात की जा रही है कि हमें ना ध्यान रखना होगा, ऐसा ना हो कि जो कंपनीज हैं जो हाइड्रोजन बना रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल पावर प्लांट से लेके और वहाँ पे सिर्फ हमें पेपर वर्क में या कैसे भी सिर्फ शो कर रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सारा जो मिसलीडिंग फैक्ट हो रहा है कि हम सोच रहे हैं कि हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हम ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते रह जाए। तो ये सारी बात यहाँ पे बात की गई है। तो आपको GS3 में ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंपॉर्टेंट है, वहीं प्रीलिम्स के लिए भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो टारगेट हमें पता होना चाहिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, वही ग्रे, ग्रीन, पिंक, ये बहुत सारी टाइप ऑफ हाइड्रोजन हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। प्लीज़ कीप वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड टाइम। थैंक यू सो मच।